स्टूडेंट्स, आज हम आपको करवाएंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 10 जीवों में श्वसन। आज का हमारा टॉपिक होगा मानव श्वसन तंत्र व प्रक्रिया। बेटे पहले मैं आपको श्वसन के बारे में बता चुकी हूँ। श्वसन क्या है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लें, हम लोग सांस अंदर लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, और जो ऑक्सीजन अंदर गई है वो हमारे द्वारा खाए गए भोजन का दहन करती है और उसमें से ऊर्जा बाहर निकालती है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है सांस के द्वारा उसे बाहर निकालना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस सारे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? श्वसन। आज हम लेंगे ये, क्योंकि हम इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस श्वसन का नाम क्या है? ऑक्सीश्वसन। क्या कहते हैं इसे? ऑक्सीश्वसन। तो आज हम आपको श्वसन, मानव श्वसन तंत्र के विषय में बताएंगे। मानव का जो श्वसन तंत्र है, अब आप साथ ही साथ मैं डायग्राम बनाऊंगी, आप भी डायग्राम साथ बनाएं। देखिए बेटा, शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये जो संरचना मैंने यहाँ बनाई, ये होते हैं हमारे नथुने। जैसे कि आपका नाक होता है, नाक की ये जो एंट्री है इसे हम क्या कहते हैं? नथुने। नथुने के बाद ये जो हिस्सा आपको दिखाई देता है ये है नासा गुहा। क्या कहा जाता है इसे? नासा गुहा। ये जो अंदर यहाँ नाक के अंदर ये जो नली होती है इसे नासा गुहा कहते हैं। और हम लोग हमेशा कहते हैं हमें सांस नाक से लेनी चाहिए, क्योंकि नासा गुहा के अंदर यहाँ छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है जिसे रोम कहते हैं। इन बाल जैसी संरचना को क्या कहते हैं? रोम कहा जाता है। और साथ में एक एपिथेलियल की श्लेष्मा झिल्ली यहाँ बनी होती है। इसका काम क्या है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं और हवा में अगर कोई धूल कण है तो वो रोम छिद्रों में फंस जाते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो हवा है बाहर तापमान बदली होता रहता है और हमारे शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। तो ये क्या करते हैं? वायु के तापमान को हमारे अनुसार बदल देती हैं। तो इसलिए हमेशा हम नाक से सांस लेते हैं। ये जो नीचे संरचना बनाई ये क्या है? ये हमारा मुख है, मुंह है, और ये होती है हमारी बकल कैविटी, यानी मुख गुहा। ये हमने नहीं देखना, हम श्वसन तंत्र कर रहे हैं ये। अब यहाँ हमारा श्वसन तंत्र और यहाँ से पाचन का ये एक क्या होता है? हमारा गला। दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है। कई बार हम नाक में कोई दवाई डाल लें तो हमारे गले में कड़वा लगता है। कारण क्या है? ये गला दोनों की कॉमन ओपनिंग है। इसके तुरंत बाद गले से ये दो नलियां यहाँ पर ऐसे निकल जाती हैं। ये जो नली है इसे हम कहते हैं खाद्य नली। क्या कहा जाता है इसे? खाद्य नली। ये हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। और ये जो है ये हमारी होती है वायु नली। क्या कहा जाता है इसे? वायु नली, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जब हम खाना खाते हैं तो भोजन गले में आएगा यहाँ से, तो ये हमारी खाद्य नली में क्यों जाता है? वायु नली में क्यों नहीं जाता? तो यहाँ पर बेटा एक लीड लगी होती है, ध्यान देंगे, यहाँ लीड लगी होती है। इसे कहते हैं, इस लीड को एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। क्या कहते हैं इस ढक्कन को? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? जब हम खाने को निगलते हैं तो ये हमारी वायु नली को बंद कर देता है, जिसे निगलने के दौरान कुछ माइक्रो सेकंड के लिए हमारा सांस रुकता है और हमारा खाना खाद्य नली में चला जाता है। ऐसे ही जैसे ही यहाँ से निकलते ही ये हमारी एक मोटी यहाँ संरचना होती है। आप लोग कोई बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ पर बोलते हैं तो आवाज सी आती है इधर, ये हमारा होता है कंठ। क्या होता है यहाँ? इसे कंठ कहते हैं, या इंग्लिश में लैरिंक्स या एडम एप्पल भी कहा जाता है, जो कि लड़कों के अंदर बड़ा सा उभरा हुआ होता है और लड़कियों के अंदर ये ज्यादा उभरा हुआ नहीं होता। और इस गली के बाद, नली के बाद यहाँ हमारी एक नली होती है, इस नली को कहते हैं, ये बताया तो मैंने आपको, ये कंटिन्यू करती है, ये वायु नली है। और ये वायु नली ये हमारी यहाँ तक और ये हमारे यहाँ के दो भागों में ये वायु नली बट जाती है ऐसे। और इनके साथ, इस वायु नली को के साथ जैसे ये बढ़ती है, इसे हमने क्या कहा? वायु नली का इंग्लिश में ट्रैकिया भी कहते हैं। ये पिचकेना, जब हमारा सांस छोड़ते हैं
तो ये पिचके ना, इसीलिए इसके ऊपर सी के आकृति की इस प्रकार के छल्ले बने होते हैं। सी के आकृति के अर्ध वल्ले इनके ऊपर बने हैं जो इन्हें सिकुड़ने से रोकते हैं। इसके बाद ये हमारी जो संरचना है इन्हें हम कहते हैं, या इनके साथ सबसे पहले इसके साथ एक बैग जैसी संरचना ऐसे इसके साथ लटकी हुई होती है। ये संरचना जो है इन्हें कहा जाता है फेफड़े। ये क्या होते हैं? इन्हें फेफड़े कहते हैं। ये वायुनली ये दो भागों में बढ़ जाती है। इन भागों को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इसे? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के साथ दो बैग जैसी लाल भूरे रंग की संरचना लटकी होती है जिन्हें हम कहते हैं फेफड़े। ये हमारा एक फेफड़ा है और ये दूसरा फेफड़ा है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे फेफड़ों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में यहाँ पर जगह खाली होती है। यहाँ इस जगह पर हमारा स्थित होता है हृदय। हमारे हृदय के लिए जगह होती है। अब हम कहते हैं कि हमारा हृदय तो लेफ्ट हैंड की तरफ यानी हमारे उल्टे हाथ की तरफ होता है। इसका कारण क्या है कि हमारा ये वाला जो फेफड़ा है यानी बायां फेफड़ा दाएं के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो इसलिए ये थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है और हमारा हृदय भी लेफ्ट साइड में रहता है। अब ये संरचना के साथ ये अंदर जाके बहुत बारीक बारीक पतली पतली बहुत ज्यादा संरचनाओं के अंदर ऐसे शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को कहते हैं ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं इन्हें? ब्रोंकियोल कहा जाता है। और इन ब्रोंकियोल के साथ इस प्रकार से बैलून की तरह से यानी कि गुब्बारों की संरचनाएं इनके ऊपर ऐसे लटकी हुई होती हैं। इन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई। क्या कहा जाता है इन्हें? एल्वियोलाई कहते हैं। और ये मैंने एक में दिखा दिया है, दूसरे में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हृदय और फेफड़ों को इनके ऊपर हमारी क्या है? इस प्रकार की रिब्स होती हैं, पसलियां। क्या होती है इसके ऊपर? ऐसे पसलियां होती हैं जो कि हमारे फेफड़ों को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं। और दोनों फेफड़ों के नीचे यहाँ पर इसका एक बेस, एक आधार होता है। इस आधार को कहा जाता है डायाफ्राम। क्या कहते हैं इसे? डायाफ्राम कहते हैं। तो बेटे ये थी हमारी संरचना, नथुने, नासागुहा, गला, और फिर यहां से हमारा आता है, इसे हमने आपको क्या बताया था? कंठ। इसे क्या कहा था? कंठ। ये हमारी वायुनली, वायुनली दो भागों में बढ़ जाती है। वक्ष गुहा के अंदर ये पूरी संरचना यहां से लेकर यहां, इसे वक्ष गुहा कहते हैं। फेफड़े वक्ष गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ ये दो भागों में बढ़ती है वक्ष गुहा में, और इसके साथ लाल भूरे रंग की एक संरचना होती है, बैग जैसी संरचना, जिसे फेफड़ा कहते हैं। फेफड़े के अंदर ब्रोंकाई छोटे 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 बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंकियोल कहते हैं। और ब्रोंकियोल के साथ ऐसे गुब्बारे जैसे संरचनाएं लटकी होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा देने के लिए एक इसके ऊपर क्या होता है? रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं। और दूसरा यहाँ नीचे इसको आधार देने के लिए डायफ्राम होता है। और इसके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक परत होती है। इस सुरक्षात्मक परत को प्लूरा कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? प्लूरा कहते हैं। अब आता है कि इसकी प्रक्रिया, ये तो था हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बाद हमारी आती है इसकी प्रक्रिया कि हम सांस लेते कैसे हैं, अंदर वायु आती कैसे है। तो बेटा अभी ध्यान देंगे सभी, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हमारी ये पसलियां, जैसे ये हैं ऐसे, ये ऐसे बाहर की तरफ उभरती हैं। पसलियां क्या होंगी? ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। और ये मेरे अंगूठे हैं, इन्हें आप मान के चलिए ये हमारा डायफ्राम है। ये नॉर्मल स्थिति में ऐसे होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं पसलियां बाहर की तरफ आएंगी और हमारा जो डायफ्राम है वो सीधा हो जाता है, डोम की आकृति से सीधा हो जाता है और हमारी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा तो बाहर से हवा जो है नथुनों से, आपको पता है हवा हाई दाब से उच्च दाब से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। अब यहाँ क्या हो गया? आयतन ज्यादा हो गया, तो बाहर से वायु जो है, यहाँ जगह खाली हो गई, तो वायु क्या होगी? यहाँ से नथुने, उसके बाद गला, वायुनली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से होती हुई किनमें आएगी? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई क्या आएंगी? फूल जाएंगी और हमारी हवा अंदर आ जाएगी
उस वायु को, यहाँ के क्या होती है, रक्त नलिकाएं जो वायु में से ऑक्सीजन को अवशोषित करके रुधिर के द्वारा शरीर के सभी भागों तक भेज देती हैं। इसके बाद क्या होगा, दूसरा ये तो हो गया अंतःश्वसन, सांस को अंदर लेना, ये क्या क्रिया हुई, अंतःश्वसन। ठीक है, पहला भाग कौन सा हुआ इसका प्रक्रिया के अंदर, नंबर 1 अंतःश्वसन, जिसमें सांस अंदर आ गया। अब दूसरा क्या होगा, उच्च श्वसन। क्या होगा, उच्च श्वसन, यानी सांस को बाहर छोड़ना। अब हमारे रुधिर ने ऑक्सीजन को ले लिया है, अब क्या होगा, हमारी पसलियां दोबारा पहले वाली स्थिति में आ जाएंगी, जो पहले ऐसे बाहर निकली थी वापस चली जाएंगी। ये जो हमारा डायफ्राम है ये दोबारा डोम क्या करती का हो जाएगा, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम होते ही वायु जिस रास्ते से अंदर आई थी वापस उसी रास्ते से बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार अंतःश्वसन, उच्च श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। मैं आपको एक बार दोबारा अपना बताती हूँ, एक बार आप ध्यान से फिर सुनेंगे। मानव श्वसन तंत्र नथुने, नासा गुहा, गला, वायु नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई से मिलकर बना होता है। इसे सुरक्षात्मक आवरण देने के लिए पसलियों का एक जाल बना होता है और इसके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे प्लूरा कहा जाता है। सांस लेना और छोड़ना प्रक्रिया, सांस लेने को हम अंतःश्वसन, सांस छोड़ने को उच्च श्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन के दौरान हमारी पसलियां बाहर की तरफ निकल जाती हैं, डायफ्राम सीधा हो जाता है, वक्ष गुहा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वायु बाहर से, वायुमंडल से नथुने, नासा गुहा, वायु नली और के द्वारा फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है, जहां रक्त के द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस पसलियां अपनी जगह पे जाएंगी। डायफ्राम पहले की तरह डोम की आकृति में आ जाएगा, आयतन वक्ष गुहा का कम हो जाएगा और वायु वापस उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार हमारा श्वसन पूरा हुआ। थैंक यू।